बच्चे आप लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर में? आप लोग फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर मीन्स आपने जो ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऊपर शासन किया इसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं शुरू से, कैसे कोई जो बैटल हुई, कैसे धीरे धीरे जो नीतियां रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनमें कैसे हमारे जो यहाँ के नवाब थे वो फंसते चले गए और यहाँ के शासन को कमज़ोर करके उन्होंने अपना शासन हमारे इंडिया पे स्थापित कर दिया। बच्चों यही पढ़ रहे हैं ना? लेकिन आपका कोई भी रिस्पॉन्स ना आने की वजह से बच्चों मुझे ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं नज़र आ रहा है कि आप लोग इतना ध्यान दे पाते हैं पढ़ाई पे कि नहीं। बच्चों आप ये लोग डेली का जो स्टडी है डेली पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और जब भी स्कूल खुलेंगे उसमें आप क्वेश्चन आंसर के अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट, ये जो वर्क आपको दिया जाएगा वो आपको फेयर कॉपी में करना है। और आपसे डेट्स वगैरह के लिए बोली थी, आपके एक ही बच्चे की वीडियो मेरे पास नहीं आई या कोई भी फ़ोटो जिसमें कि आपने डेट्स और इवेंट्स लिख के भेजे हों। किसी भी इवेंट्स की डेट्स वगैरह बहुत सारी हैं इस चैप्टर में, आप ध्यान से पढ़ के उनको लिख के भेजनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंड्स मीन्स कंपनी के रूल कैसे जो बढ़ गए है ना, कैसे उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बढ़ाए। अभी तक पढ़े हैं आपने बच्चों, नवाब बन गई कंपनी और यहाँ के नवाब जाके अपनी ब्रिटेन में ज़्यादा उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था और यहीं पे रह के वो हमारी जनता पर, हमारे इंडियंस पर जो अत्याचार करते थे, यहाँ से धन ले जाते थे और फिर थोड़े बहुत शासन करके अपने देश वापस चले जाते थे, है ना। अब पढ़ेंगे कंपनी रूल एक्सपेंड्स। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. Means आप अगर शुरू से हम देखते हैं 1757 से लेके 1857 तक ब्रिटिश का जो रूल था, ऐसा पता चलता है कि उन्होंने एकदम से किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया, है ना। ऐसा कोई टेरिटरी अपने बस में नहीं किया कि उनका कैसा शासन रहा, कैसे अपने शासन को उन्होंने बढ़ाया और कैसे अधिकार उनके प्रोग्रेस हुए। लेकिन उन्होंने एकदम अचानक से हमला बोल के हमारे कोई भी सियासत अपने कब्जे में नहीं ली। द कंपनी रियली लॉन्च्ड डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। किसी भी अनजाने जगहों पे जाके उन्होंने अपनी मिलिट्री से हमला बुलवाया हो और वो अपने कब्जों में ले ली हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया, है ना। कोई मिलिट्री अटैक करके किसी भी टेरिटरी को, किसी भी साम्राज्य को अपने बस में नहीं किया। Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence. Before annexing an Indian kingdom, उन्होंने अपने इंडिया में अपने किंगडम बढ़ाने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए सब पर क्या किया, अपना कोई राजनीतिक कोई चाल खेली, है ना। अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया और बहुत सारी नीतियाँ ऐसी बना के और उनके साथ में घुल के मिल के राजाओं के साथ में उनको कमज़ोर बना के तब हमारे रियासतों पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, डोमिनेट स्थापित किया। ऐसा तो आप समझ ही गए ना बच्चों। अगर हम पढ़ते हैं 1757 से लेके 1857 तक का कोई भी हिस्ट्री ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने हमला नहीं बोला था, उन्होंने यहीं पे रह के हमारे शासन को कमज़ोर किया और अपना आधिपत्य धीरे धीरे जमा लिया। After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of company. 1764 के बाद में बच्चों बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी, बक्सर में एक लड़ाई हुई थी, उसके बाद में कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि इंडिया के हर स्टेट में अपने रेजिडेंट भेजेंगे। और रेजिडेंट का क्या काम होता था कि उनका
राजनीतिक तौर पे, व्यापारिक तौर पे कंपनी का भला, वो एक तरह से एजेंट होते थे कंपनी के, और वो कंपनी के फायदे के लिए वर्क करते थे, है ना, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो उनका काम क्या होता था, जिस स्टेट में उनको अपॉइंट किया गया है वहाँ के जो राजा थे उनके काम में बराबर का अपना डिसीजन देना, और जो कंपनी के फायदे के लिए कोई वर्क हो तो उस काम को राजा से करवा लेना। समझ गए बच्चों? जो यहाँ के राज्य थे उनमें राजा थे, राजाओं से कंपनी के फायदे के लिए कोई भी काम करवाने के लिए वो लोग फ्री थे, जो कि कंपनी ने 1764 के बाद वो हर राज्य में अपॉइंट कर दिए थे, मतलब कंपनी की तरफ से वो अधिकारी लोग थे। थ्रू द residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states। और रेजिडेंट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो भी राज्यों का आंतरिक मामले होते थे, कोई अपना डिसीजन लेना चाहते थे वहाँ के राजा लोग, उन सब में दखल अंदाजी करना वहाँ के रेजिडेंट ने शुरू कर दिया था। कंपनी की तरफ से भेजे गए जो रेजिडेंट हैं वो उसमें दखलंदाजी करते थे, और वो किसके ऑर्डर पे चलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से सीधे सीधे राज्यों के मामलों में दखलंदाजी देना शुरू कर दिया। They tried to decide who was to be successor to the throne and who was to be appointed in administration posts. Sometimes the company forced the states into the subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company. Means वो लोग किस किस मामले में दखलंदाजी करते थे कि कौन आगे गद्दी पे बिठाया जाएगा, कौन गद्दी पे नहीं बिठाया जाएगा, युवराज किसको बनाए, किस किस को दरबार में रखे, प्रशासन कार्य कैसा सौंपा जाए, किस किस को पोस्ट दी जाए कौन सी, और ऐसे ही बहुत सारे स्टेट में सब्सिडी अलायंस वगैरह जो थी, जो भी कानून व्यवस्था थी, इन सब चीज़ों में कंपनी ने उसमें दखलंदाजी शुरू कर दी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस एक सब्सिडी अलायंस भी स्टार्ट कर दी कंपनी ने, जो कि संधि नीति, सब्सिडी अलायंस में एक संधि की नीति अपनाई राज्यों के साथ में। एक तो अपने रेजिडेंट लगा दिए, एक संधि की नीति को अपनाने के लिए राज्यों के जो राजा थे उनको मजबूर कर दिया। संधि की नीति क्या थी, सब्सिडी अलायंस क्या थी बच्चों, सब्सिडी अलायंस, इसमें कोई भी राजा जो है अपनी सेना को नियुक्त नहीं कर सकता था, अपने ही हिसाब से जो वेलफेयर कार्य होते हैं, जो कि सुरक्षा का कार्य होता है देश की, राज्य की, उसमें अपनी पुलिस व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था को अपॉइंट नहीं कर सकता। इसका अपॉइंट सिर्फ कंपनी कर सकती है, और कंपनी को इसके बदले में राजाओं से बहुत बड़ा धन उपलब्ध होता था। राजाओं को फोर्स किया जाता था कि कंपनी को वो पैसा दें और उनसे सैनिक बल लें, और अपनी तरफ से वो कोई भी सैनिक बल जो है, अपनी तरफ से वो कोई भी सैनिक बल नहीं रख सकते थे। तो इसको बोलते थे सब्सिडी अलायंस, जिससे कि वहाँ के राजाओं को मजबूर किया गया सब्सिडी अलायंस अपनाने के लिए। Had to pay for the subsidy forces that company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, तो उनको मजबूर किया जाता था कि वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था है इसका मेंटेनेंस जो है कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, राजा कोई भी अपनी सैनिक व्यवस्था नहीं करेगा, और उसके बदले में धन देगा कंपनी को राजा। और अगर ऐसा होता था, कभी कोई रूलर, कभी कोई शासक कोई पेमेंट करने में फेल हो जाता था, उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इतना पैसा ब्रिटिशर्स को दे सके, तो उसका जो राज्य होता था वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। पेनल्टी क्या होती थी कि उसका राज्य ही अपने कब्जे में ले लेती थी। For example, when Richard Wellesley was Governor General 1798 to 1850,
1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as they failed to pay for the subsidy forces. Hyderabad was also forced to cede the territories on similar grounds. तो ऐसे ही उदाहरण के तौर पे एक देखिए बच्चों, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब गवर्नर था रिचर्ड वाल्सली। रिचर्ड वाल्सली जो तक गवर्नर रहा हमारे इंडिया में 1798 से लेकर 1805 तक। तो नवाब था जो अवध के नवाब थे, उन्होंने कंपनी को जो टैक्स नहीं दिया फोर्सेस के बदले में, कोई पैसा जो वो नहीं दे पाए, है ना। तो क्या किया, कंपनी ने उसका राज्य अपने अधिकार में ले लिया और सब्सिडी अलायंस की नीति के अकॉर्डिंग, और बाद में हैदराबाद का जो राज्य था वो भी कंपनी ने टैक्स न देने के विरोध में अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से धीरे धीरे साम्राज्य कंपनी अपने अधिकार में लेती चली गई, और जो राजा जो है उनकी मांग पूरी नहीं कर पाते थे, उनके वो खुद ही अपने अधिकारी बनना शुरू हो गई कंपनी। तो इस तरह से आपने देखा कंपनी ने अपने कैसे साम्राज्य बढ़ाए, इंडिया में रह के अपनी कैसे ताकत बढ़ाई, कैसे पैसा बढ़ाया, और इंडियंस जो रूलर्स थे, शासक थे, राजा थे, वो कैसे कमजोर होते चले गए। What power did the resident have? रेजिडेंट की क्या पावर होती थी, देखिए बच्चों, एक जो है राइटर है, उन्होंने जेम्स मिल एक राइटर है, उसने अपने फिलोसफर है, एक पॉलिटिकल का विचारक है, राजनीतिक विचारक, उसके शब्दों में रेजिडेंट का क्या कार्य होता था। वी प्लेस रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री, हाउएवर इंजक्शंस ऑफ द नॉन इन्फ्लुएंस ही मे एक्ट अंडर। मीन्स वो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रेजिडेंट को क्या कहती थी, हम हर राज्य में अपना रेजिडेंट नियुक्त कर रहे हैं, असल में वही वहाँ का नवाब है, राजा है। राजा तो एक सिर्फ कंपनी ने बैठा दिया है, लेकिन जो डायरेक्शंस है वो रेजिडेंट की माननी पड़ेगी। मीन्स असली राजा वही है। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट इन प्रोफेशन सब सर्विसेज एंड डज व्हाट दे द एग्रीबल टू द रेजिडेंट दैट इज टू बी ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंग्स गोन क्विकली। और जो भी नीतियाँ गवर्नमेंट चलाना चाहेगी वो रेजिडेंट की इजाज़त के बिना नहीं चला सकती। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी करवाना चाहती है रेजिडेंट के जरिए राजाओं से करवा सकती है। दे आर मैनेज विदाउट रेजिडेंट अपियरिंग मच इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स। मीन्स रेजिडेंट्स के बिना कोई भी प्रशासन कार्य किसी भी राज्य में नहीं होगा। इस तरह से नेचुरल हैपेंस इन दैट मोमेंट प्रिंस टेक्स द कोर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंग रॉन्ग एंड द कम्स क्लैशिंग डिस्टर्बेंस। इस तरह से अगर कोई भी राजा रेजिडेंट के मुताबिक काम कर रहा है तब तक तो ठीक गाड़ी चलती रहती थी, और अगर राजा उस जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मांग थी टैक्स लेने की या कुछ भी, तो कोई बात नहीं थी। अगर रेजिडेंट को कोई दखलंदाजी करने की ज़रूरत भी नहीं थी, और अगर रेजिडेंट उसमें दखलंदाजी करने लग जाते थे, उनके शब्दों में रेजिडेंट के दखलंदाजी के बिना ही राजाओं ने जब उनका कहा मानना बंद कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो राज्य अपने अंडर में ले लिए। ये कहानी थी रेजिडेंट की ब्रिटिश इंडिया कंपनी में। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से ज़बरदस्ती जो है राजाओं के राज्य छीन लिए जाते थे और वहाँ पर रेजिडेंट नियुक्त कर दिए जाते थे और राजाओं को बिल्कुल निर्बल बना दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से आप जानते हैं। इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे बच्चों। आप इसके डेट्स इवेंट्स जो है लिख के भेजिएगा, ठीक है। और हर बच्चे को ये पढ़ना है, रीड करना है, और समझ में ना आए तो आप अपनी क्वेरीज भेजिए, ठीक है बच्चों। गुड डे।